बफेलो फूड डिलीवरी। किशनपुर नामक गांव में चंदू और संपत नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने पढ़ाई खत्म की और नौकरी की तलाश में थे। एक दिन संपत चंदू के पास न्यूज़पेपर लेके आता है। हमारे गांव में फूड डिलीवरी कंपनी शुरू हुआ है, उसमें फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी खाली है, ये देखो पेपर में आया है। चंदू पेपर देखते हुए, फूड डिलीवरी क्या होता है? बड़ी बात नहीं है, उनके दिए हुए खाने को बताए गए एड्रेस पे पहुंचाना है। बढ़िया है, चलो तुरंत इंटरव्यू के लिए चलते हैं। संपत और चंदू इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यूअर उन्हें इंटरव्यू करता है। ऑफिसर, लोगों को हमारा खाना डिलीवर करने के लिए तुम्हारे पास मोटर बाइक होनी चाहिए। है तुम्हारे पास मोटर बाइक? मेरे पास है सर। मेरे पास नहीं है सर। जिनके पास मोटर बाइक नहीं है उनको नौकरी नहीं दे सकते। संपत, तुम कल से नौकरी में भर्ती हो जाओ। चंदू, तुम मुझसे बाइक खरीदने के बाद मिलो। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। चंदू और संपत वहां से निकलते हैं। दुखी मत हो, अपने माँ से पूछ के बाइक खरीद लेना, तब तुरंत नौकरी मिल जाएगी दोस्त। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं, कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदू अपनी माँ शारदा को पूरी बात बताता है। बेटा, तुरंत बाइक कैसे खरीदेंगे? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? एक काम करो, तुम हमारे भैंस को बेच दो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारे पगार से फिर से भैंस खरीद लेंगे। नहीं माँ, भैंस के दूध से ही हमारा जीवन गुजर रहा है, उसे बेचकर हमें बहुत दिक्कत होगी। मुझे भैंस बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या करोगे बेटा? मैं हमारे भैंस पे घूमूंगा और फूड डिलीवर करूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करो, इसके बारे में कंपनी से बात कर लो। चंदू फूड डिलीवरी कंपनी जाता है। क्या चंदू, बाइक खरीद लिया तुमने? नहीं साहब, नहीं खरीदा। मैं अपने भैंस पे घूमते हुए फूड डिलीवर करूंगा। क्या चंदू, भैंस पे फूड डिलीवरी करोगे? भाग, चलो फूटो यहाँ से, कहकर उसका अपमान करता है। चंदू बहुत अपमानित होता है और घर के लिए निकलता है। घर पहुंचने पर, बेटा, नौकरी मिली? नहीं माँ, भैंस पे फूड डिलीवरी की बात सुनकर उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। उन्हें फूड डिलीवरी चाहिए। उन्हें क्यों फर्क पड़ता है कि मैं कैसे डिलीवर करूंगा? उनको सबक सिखाऊंगा। हम ही खाना बना के डिलीवर करेंगे। ठीक है बेटा। तुम चिकन लेग पीस और मटन तंदूरी तैयार करो। मैं भैंस पे घर घर जाके सप्लाई करूंगा, रोड पे घूमते हुए बेचूंगा। शारदा बढ़िया रसोइया थी और वो चिकन, मटन और अंडे तैयार करती है। चंदू इनको एक प्लास्टिक बास्केट में रखकर भैंस पे चढ़ाकर बेचने लगता है। सभी बहुत पसंद करते हैं इनका खाना और बहुत कम समय में चंदू को व्यापार में सफलता मिलती है। इससे फूड डिलीवरी कंपनी के सेल्स गिर जाते हैं। उस कंपनी के ऑफिसर और संपत चंदू से मिलने आते हैं। चंदू, तुम भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, तुम्हें हम नौकरी देंगे। नहीं चाहिए, मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। अब मुझे आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है। चलिए निकलिए यहाँ से। शाबाश चंदू, शाबाश। तुम्हारा अपमान करने वाले मेरे बॉस को तुमने बहुत बढ़िया सबक सिखाया। मैं भी आज से ये नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ काम करूंगा। मुझे भी अकल आ गई। आज से किसी को अपमानित नहीं करूंगा। तुमने साबित कर दिया कि फूड सेल्स बढ़िया होने के लिए स्वादिष्ट खाना महत्वपूर्ण है, डिलीवर करने वाला वाहन नहीं। मुझे माफ कर दो चंदू। आपके अपमान की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू ऑफिसर। ऐसे चंदू भैंस पे चिकन, मटन और अंडे बेचता था और लोग खरीद के खाते थे। मैजिकल फिश ट्री। अरब सागर के तट पर किनारापुरा नाम का एक मछुआरों का बस्ती था। उस बस्ती में रामदास नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके दो बेटे थे, लिंगादास और मंगादास। लिंगादास पिताजी के साथ समंदर में जाकर मछली पकड़ता था, पर मंगादास को पानी से बहुत डर लगता था।
एक दिन उसके पिताजी, बेटा मछुआरों के परिवार में पैदा होकर मछली पकड़ने से कतराओगे तो कैसे चलेगा? वैसे पानी से इतना डरते क्यों हो? तैरना सीखोगे तो काम हो जाएगा ना बेटा। बापू वो तो पानी ऊपर गिरने के डर से नहाता भी नहीं है, सिर्फ गीले कपड़े से अपने आप को पोंछ लेता है, चुल्लू भर पानी ही पीता है वो, इतना डर है उसे पानी से। तैरना कब सीखेगा? कहकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। उसे और क्यों डरा रहे हो? बेटा तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है, पर यदि उन्हें पता चला कि तुम मछली पकड़ना नहीं जानते तो वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे बेटा। हमने उनसे झूठ बोला है कि तुम मछली पकड़ना खूब जानते हो। अगले महीने तुम्हारी शादी तय हुई है, अगर ये रिश्ता टूट गया तो जिंदगी में इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा बेटा, सोच लो। यूं कुछ दिनों बाद राधिका नाम की लड़की से उसकी शादी हो गई। एक दिन राधिका, ये क्या, आप उनके साथ मछली पकड़ने क्यों नहीं जाते हो? कल मेरे पिताजी हमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं, वो आपको मछली पकड़कर लाते हुए देखना चाहते हैं। किसी तरह अब बड़े बड़े मछली पकड़कर ले आओ और उन्हें दिखाओ प्लीज। यूं अगले दिन वो मछली पकड़ने चला गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर दूर दिख रहे समुद्र को देखकर, बाप रे समुद्र, हे भगवान मेरे जिंदगी के साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो आप? मैंने क्या पाप किया था? झूठ बोलकर शादी की, ठीक है ये तो पाप है, अब मौत के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे लिए। कोई सूखा कुआं देखकर उसमें कूदकर मैं मर जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। तभी वो पेड़, बेटा चिंता ना करो, मौत कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वो पेड़ को प्रणाम करके, मैं अपना दुखड़ा कहाँ रोऊं, समझ में नहीं आता, कृपा करके मुझे इस मुसीबत से छुड़ाइए हे वृक्ष। जरूर छुड़ाऊंगा बेटा, वो देखो उस तालाब से पानी लाकर मुझ पर छिड़को, उस पानी को देखकर ना डरो, मैं हूं ना। निडर होकर पानी में उतरकर पानी ले आओ। वो यूं सहमा सहमा पानी में उतरा और एक बाल्टी भर पानी भरकर वापस आया। फिर उस पेड़ पर पानी डाला, तब उस पेड़ पर बड़े बड़े मछली खिले। उसे देखकर वो हैरान हुआ। बाद में उन्हें तोड़कर टोकरी में भरकर वहां से चला गया। घर पर उसके ससुर और बाकी सदस्य उन मछलियों को देखकर हैरान हुए। शाबाश दामाद जी, तुम्हें देखकर सीना फूल गया है, अब मेरी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम पर ही लिख दूंगा। यूं वो हर रोज जाकर सहमा सहमा तालाब में उतरकर पानी भरकर पेड़ पर डालता, फिर मछलियों के खिलते ही उन्हें तोड़कर लाने लगा। यूं उसे हर रोज मछली लाते हुए देखकर उसके भैया और भाभी को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन वो पेड़ को पानी डाल रहा था। बेटा तुम्हारा पानी का डर दूर करने के लिए ही मैंने ऐसा किया था, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? धन्यवाद वृक्षदेव, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता। अब मैंने फैसला किया है कि मैं भी सबकी तरह मेहनत करके ही मछली पकड़कर जीवन व्यतीत करूंगा। अब से आपको मुझे मछली देने की जरूरत नहीं है वृक्ष राजा, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद कहकर प्रणाम किया। उस रात को अपनी पत्नी से ये सब कुछ बता रहा था कि भैया और भाभी छिपकर सुन रहे थे। अच्छा तो ये बात है, तो ये है वो राज। अरे मैं तो मछली देखकर हैरान हो गई थी कि कैसे पकड़ रहा है, अब समझी। मुझे भी किसी तरह उस पेड़ को बहकाकर मछली लाने होंगे, यूं हर रोज समुद्र में जाने का झंझट नहीं होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में वो उस पेड़ के पास जाकर, वृक्षराज मैं जान गया हूं कि तुम जादुई वृक्ष हो, बहुत कोशिश करने पर भी एक मछली भी हाथ नहीं लग रही है। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, कृपा करके मुझे भी मछली दो ना। जरूर बेटा, वो देखो वो पानी लाकर मुझ पर डालो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो यूं पानी में उतरकर बकेट में पानी भरते हुए मूर्ख पेड़ मेरे बातों में आ गया, अब से हर रोज आकर मछली तोड़कर बेचना ही अपना काम है, तब मैं माला माल हो जाऊंगा, अब उस बेकार समंदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उसने सोचा। फिर पानी लाकर पेड़ को डाला, बस पेड़ भर में सांप लौटने लगे। वे नीचे गिरकर उसको घेर कर पुकारने लगे। वो भाग ना पाकर डर कर चीखने लगा, बाप रे सांप, अरे मुझे कुछ ना करो,
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हे वृक्षराज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने झूठ बोला था। हे वृक्षराज बचाओ, कहकर उछलने लगा और चीखने लगा। तब सारे सांप गायब हो गए। बेटा, तुम समझते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारे भाई के मन से डर को भगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। यह बात को समझकर अब वो मछली पकड़ रहा है, पर तुम मुझे धोखा देकर एक आलसी का जीवन जीना चाहते थे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा बनो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कभी भी आसान तरीके से पैसे कमाने की बात ना सोचना बेटा, वो खतरनाक है। वो अपनी गलती जानकर पेड़ को प्रणाम करके वहां से चला गया।